हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट में। हम आपके लिए लेकर आए एंटीजनट पेपर 1 से क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन अभिव्यक्ति संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो हमारी परीक्षा मई 2021 में होने वाली है उस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्ले स्टोर में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न पे चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आगमन विधि का लाभ है। ये क्या लाभ है? आगमन विधि के अध्ययन आदतों का विकास, तर्क शक्ति का विकास, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास, या उपरोक्त में सभी। तो सही सटीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आगमन विधि का विकास क्या है? ये आगमन विधि का लाभ जो है उपरोक्त में सभी है। ये अध्ययन आदतों का विकास करना, तर्क शक्ति का विकास करना, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना, ये उपरोक्त ही सभी हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। जब छात्रों के समक्ष नियम, सिद्धांत एवं सामान्यीकरण प्रस्तुत किए जाते हैं और छात्र उन्हें भी किसी विशेष उदाहरण से सत्यापित करते हैं तो इसे कहते हैं निगमनात्मक विधि, आगमन निगमन विधि, आगमनात्मक विधि। उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही सटीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जब छात्रों के समक्ष नियम, सिद्धांत एवं सामान्यीकरण प्रस्तुत किए जाते हैं और छात्र उन्हें किसी विशेष उदाहरण से सत्यापित करते हैं तो इसे कहते हैं कि जहां समक्ष नियम हो, सिद्धांत हो एवं सामान्यीकरण प्रस्तुत किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? इसे निगमनात्मक विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। निगमनात्मक विधि की सबसे बड़ी कमी है कि यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि पद्धति है, यह बोझिल एवं उबाऊ विधि है, यह छात्रों में मौलिक चिंतन का विकास नहीं करती है, यह स्मृति पर अधिक बल देती है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? निगमनात्मक विधि की सबसे बड़ी कमी है कि यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निगमनात्मक विधि को तर्क संगत ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। छोटे छात्रों निम्न स्तरीय कक्षाओं के साथ जो स्वयं वैज्ञानिक तथ्यों को न तो खोज सकते हैं और न ही तर्क दे सकते हैं, उन सभी छात्रों के साथ जो शॉर्टकट अपनाकर अपना अधिक परिश्रम से बचना चाहते हैं, बड़े छात्रों के साथ जिन्हें प्रत्येक सामग्री या विषय तत्परता के साथ तैयार मिले हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सटीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? निगमनात्मक विधि को तर्क संगत ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। तो किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है इसे? छोटे छात्रों या निम्न स्तरीय कक्षाओं के साथ जो स्वयं वैज्ञानिक तथ्यों को न तो खोज सकते हैं और न ही तर्क दे सकते हैं, उसके साथ ही निगमनात्मक विधि को तर्क संगत ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। निगमनात्मक विधि में जिस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, ए और बी दोनों ही, उपरोक्त में से कोई नहीं। निगमनात्मक विधि में जिस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है इसमें? निगमनात्मक विधि में देखिए ए और बी दोनों में, अमूर्त से मूर्त की ओर और सामान्य से विशेष की ओर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। आगमनात्मक एवं निगमनात्मक विधि शिक्षण विधियां हैं। ये कैसी विधियां हैं? ये एक दूसरे पर आश्रित हैं, ये पृथक पृथक यानी कि अलग अलग है, एक दूसरे के पूरक है यानी एक दूसरे के सहायक है, एक दूसरे से स्वतंत्र है। आगमनात्मक एवं निगमनात्मक विधि शिक्षण विधियां कैसी है? ये इसमें बिल्कुल सही सटीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे की पूरक है। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। आगमनात्मक निगमनात्मक
विधि का प्रचलित प्रारूप में प्रयोग किया जाता है? विज्ञान शिक्षण में, गणित शिक्षण में, ग्रामर व्याकरण शिक्षण में, उपरोक्त में सभी के शिक्षण में। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आगमनात्मक या निगमनात्मक विधि का प्रचलित रूप में प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है इसका भी? उपरोक्त में सभी के शिक्षण में किया जाता है इसका। आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि दोनों का ही तो विज्ञान शिक्षण में भी, गणित शिक्षण में और ग्रामर व्याकरण शिक्षण में, तीनों में किया जाता है इसका। शिक्षण विधि के चयन में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? शिक्षण विधि छात्रों को प्रयोग, तर्क, चिंतन और मनन के प्राप्त अवसर प्रदान करती है। शिक्षण विधि छात्रों को बाह्य जगत के पर्यावरण से अंतः क्रिया कराने वाली हो। शिक्षण विधि विषय वस्तु के शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली हो। उपरोक्त में सभी शिक्षण विधि के चयन में क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए? उपरोक्त में सभी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। इस शिक्षण विधि छात्रों को प्रयोग, तर्क, चिंतन और मनन के पर्याप्त अवसर प्रदान करती हो। शिक्षण विधि छात्रों का बाह्य जगत के पर्यावरण से अंतः क्रिया कराने वाली हो। यह शिक्षण विधि विषय वस्तु के शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति कराने वाली हो। तीनों ही हमारे सही आंसर हो जाएंगे। एक शिक्षण विधि में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। शिक्षण विधि गत्यात्मक हो, छात्रों को सुसंगठित सुव्यवस्थित ढंग से सूचनाओं का संप्रेषित करना, छात्रों में सीखने की रुचि एवं उत्साह उत्पन्न करना। उपरोक्त में सभी एक शिक्षण विधि में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। इसमें क्या गुण होने चाहिए? ये उपरोक्त में सभी होने चाहिए। शिक्षण विधि गत्यात्मक हो, छात्रों को सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ढंग से सूचनाओं को संप्रेषित करना, छात्रों में सीखने की रुचि एवं उत्साह उत्पन्न करना। तीनों ही गुण होने चाहिए। भारतीय परिवेश में बाल केंद्रित अभिनव शिक्षण विधियों की स्थिति है। कैसी स्थिति है भारत में? ये शोचनीय, क्योंकि उनके अनुरूप पाठ्यक्रम प्रयोगशालाएं तैयार नहीं की जाती है। दयनीय है, क्योंकि उन्हें लागू करने की संभावनाएं बहुत कम है। विवादास्पद है, क्योंकि जो सतही कार्य बालकों के से कराए जाते हैं उन्हें ही प्रोजेक्ट, असाइनमेंट आदि कह सकते हैं। उपरोक्त में सभी ठीक है। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय परिवेश में बाल केंद्रित अभिनव शिक्षण विधियों की स्थिति कैसी है? उपरोक्त में सभी ठीक। ये शोचनीय है सबसे पहले तो, क्योंकि उनके अनुरूप पाठ्यक्रम प्रयोगशालाएं तैयार नहीं की जाती है। दूसरी दयनीय है, क्योंकि उन्हें लागू करने की संभावना बहुत कम है। तो विवादास्पद भी है, क्योंकि जो सतही कार्य होते हैं, जो सतह पर रहकर कार्य किए जाते हैं बालकों के साथ जो कराए जाते हैं, उन्हें ही प्रोजेक्ट या असाइनमेंट कहे जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ही सही है। तीनों कथन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। शिक्षण को स्वाभाविक एवं अधिक उपयोगी बनाने के लिए, शिक्षण को मनोरंजनपूर्ण बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। उपरोक्त में सभी शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सहायक सामग्री का उपरोक्त में सभी के लिए किया जाता है। शिक्षण को स्वाभाविक एवं अधिक उपयोगी बनाने के लिए किया जाता है। फिर शिक्षण को मनोरंजन पूर्ण बनाने के लिए भी किया जाता है। फिर शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए भी किया जाता है। शिक्षण में सहायक सामग्री को होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कक्षा के अनुकूल, शिक्षकों के अनुकूल, छात्रों के अनुकूल या शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल। इसमें सही आंसर क्या होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो शिक्षण में सहायक सामग्री को होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए हमारी सहायक सामग्री जो है? शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल होने चाहिए। एक कक्षा के अनुकूल भी नहीं होनी चाहिए, शिक्षकों के भी अनुकूल नहीं होनी चाहिए और छात्रों के अनुकूल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए जो हमारी सहायक सामग्री है। दोस्तों, ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।